हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक। आइए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक आज का ऐसा है कि जिससे आप लोग काफ़ी परेशान होते हैं पढ़ते हुए। क्या है वो? वाटर करेंट्स, जल धाराएं। जल धाराएं दोस्तों रटनी नहीं है, ये रटने की ज़रूरत है नहीं, नाम केवल रटने होते हैं। दो तरह की जलधाराएं होती हैं, गर्म और ठंडी। तो गर्म और ठंडी जलधाराओं के लिए ये रटते हुए याद रहता ही नहीं कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है। इसके लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आता है और उसी से पता चल जाता है कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है। हाँ, यहाँ जरूर कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जिस जलधारा को पानी मिलेगा पोल से, ध्रुवों से, वो ठंडी होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और जिन जलधाराओं को पानी मिलेगा इक्वेटर से, वो गर्म होंगी। ये भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं ऐसी जलधाराएं दिखाऊंगा कि जो पोल से पानी नहीं ला रही लेकिन ठंडी हैं, जिन्हें पोल से पानी नहीं मिल रहा लेकिन ठंडी हैं। और वो क्यों ठंडी हैं? क्योंकि वहां अपवेलिंग हो रही है। अपवेलिंग क्या होती है वही समझेंगे। और अभी केवल देखते हैं वर्ल्ड मैप को। वर्ल्ड मैप पर ही हमको पढ़ना होगा। वर्ल्ड मैप का मतलब है, मैं पहले दिखाऊंगा अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर को जानने के लिए हमें बनाना होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, इन सब के बीच का जो वाटर बॉडी है वो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप से। ये हम जैसा कि मैंने बोला है नॉर्थ अमेरिका शुरू किए और ये हडसन की खाड़ी है और इस तरह से ये आ जाते हैं यहाँ फ्लोरिडा और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको होते हुए और इस तरह से ये रफली एक नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका और यहाँ से फिर ये ब्राजील होते हुए ये रफली एक बन जाती है साउथ अमेरिका, बन जाती है साउथ अमेरिका। अब इसमें क्योंकि हमें बीच में जगह रखनी है, वाटर करंट्स हमको यही दिखानी है, यही अटलांटिक महासागर होगा, तो हमें यूरोप की जितनी जरूरत है उतना बनाएंगे, अफ्रीका की जितनी जरूरत है उतना बनाएंगे, बीच का स्पेस हम खाली रखेंगे, इसलिए कि आप फोकस कर रहे हैं वाटर करंट्स पर। यहां से हम लेते हैं ये यूरोप वाला पोर्शन, डेनमार्क और ये बाल्टिक सी होते हुए नॉर्वे, स्वीडन, इन सब से चलते हुए ये इटली और ये ग्रीस वाला पोर्शन और ये ब्लैक सी है और ये यहाँ आ जाएगा टर्की और ये पूरा भूमध्य सागर होगा। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ अफ्रीका, तो थोड़ा पोर्शन ले लेते हैं। अफ्रीका को पूरा नहीं बनाएंगे, मैंने अभी कहा था जितने की जरूरत होगी उतना केवल बनाएंगे। ये ऐसे होते हुए उधर की अभी हमें जरूरत नहीं। तो ये पोर्शन पूरा हो जाता है अटलांटिक महासागर, समझते हुए चलेंगे। इधर ये है ग्रीनलैंड और यहाँ पर ये है आइसलैंड। इधर है ये यूके। इन चीजों को भी जानना जरूरी होगा, थोड़ा सा ये नाम तो याद रहे। अब हम देख लेते हैं, पहले देखें इक्वेटर लाइन कहाँ से जा रही है। इक्वेटर लाइन इसीलिए मैंने ये रेड कलर से दिखा दी, ठीक है। सब लोग ये मान के चलते हैं इक्वेटर पर गर्मी होती है, होती भी, मान के क्या चलते हैं, होती भी है। तो
जलधाराएं देखिए दो कलर से मैं दिखाऊंगा। अगर मैं रेड कलर से बना रहा हूंगा तो ये होगी वार्म वाटर करंट, वार्म वाटर करंट। हॉट वाटर करंट कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वाटर है, इतना गर्म नहीं हो सकता। और दूसरा कलर जो हम लेंगे, जो ठंडी जलधाराएं होंगी, मैंने दोनों एरो इसलिए बना दिए, ये होंगी कोल्ड वाटर करंट। ठीक है, अब आप कलर देखेंगे उससे जान जाएंगे कौन सी वाटर करंट कहां है और किस नेचर की है। तो अब इक्वेटर पर हम आते हैं। इक्वेटर पर ये वाटर इधर की ओर चल रहा है और सदा इसकी डायरेक्शन यही रहती है दोस्तों। क्यों इधर ही चलता है? क्योंकि ट्रेड विंड्स की एक तो डायरेक्शन ये है, याद रखिएगा, प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाटर करंट्स को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, तो वो है पवने। ठीक है, पवने किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये चल रही हैं पवने, इधर की ट्रेड विंड्स हैं, इधर की भी ट्रेड विंड्स हैं, इनके फ्रिक्शन से भी पानी आगे चलता है। एक और कारण है, वो है अर्थ का रोटेट होना। अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही होती है तो पानी इधर का इधर की ओर चल रहा होता है। ध्यान रखेंगे सदा कि इक्वेटोरियल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इक्वेटोरियल वाटर करंट की डायरेक्शन सदा ईस्ट टू वेस्ट होगी, ईस्ट टू वेस्ट होगी। लेकिन ये भी याद रखना है, देखिए यहां समझना है आप लोगों को। ये ठीक है, वाटर यहां आया, ब्राजील के तट पर टकराया, टकराने के बाद ये लेवल कुछ ऊपर उठेगा ही, कुछ पानी तो इधर चला जाएगा, ठीक है, और कुछ पानी इधर भी चला जाएगा। दोनों तरफ पानी घूमेगा क्योंकि लैंड पोर्शन है। कुछ पानी ऐसे लेवल उठने की वजह से वापस भी हो जाएगा, जिसे मैं डॉटेड दिखाऊंगा। ये और इसका एरो मैंने इधर की तरफ लगाया, ये समझने की बात है, बहुत जरूरी है। देखिए, इक्वेटोरियल वाटर करंट की डायरेक्शन सदा ईस्ट टू वेस्ट होगी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो पानी वापस लौटा है इसे कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल वाटर करंट, प्रति विश्वतीय जलधारा। याद रखिएगा, कभी भी वो कई जो कमेंट देकर के बनाते हैं, कई स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन बना रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा, विश्वत रेखीय जलधारा इक्वेटोरियल वाटर करंट सदा ईस्ट टू वेस्ट चलेगी, लेकिन काउंटर इक्वेटोरियल वाटर करंट या प्रति विश्वतीय जलधारा पूरे विश्व में पश्चिम से पूरब चलेगी। अब देखिए, ये पानी आगे चला है और कुछ इधर से भी निकलेगा, तो यहां एंटीलीज आइलैंड्स है, एंटीलीज आइलैंड्स है, तो इसका नाम ही मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये एंटीलीज वाटर करंट। अब देखिए, ये पानी आ गया यहां तक और यहीं पर क्यूबा है। ये पानी अब यहां गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंटर कर गया है। आप मेरे साथ समझते रहेंगे, यहां बहुत जरूरी है ये सब। यहां तक तो एंटीलीज थी, यहां से यहां तक तो एंटीलीज है नाम इसका, लेकिन जैसे ही अब गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर के ये फ्लोरिडा तट पर मैंने रोक दी है, वाटर करंट को मैंने फ्लोरिडा तट पर रोक दिया है, इसका नाम फ्लोरिडा जलधारा हो गया है। दोस्तों याद रहे, फ्लोरिडा तट पर जो पानी चल रहा है ये फ्लोरिडा जलधारा है। और ये एक पॉइंट मैंने लगाया है, अगर वहां तक आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट, ये है केप हैटरस। केप हैटरस कहां है? नॉर्थ अमेरिका में। केप हैटरस से अब इसी पानी का नाम फिर चेंज हो जाएगा, मैं इसलिए यहां फोकस कर रहा हूं बहुत ज्यादा। केप हैटरस तक तो ये फ्लोरिडा जलधारा है, इसके बाद अब जो पानी चलेगा कुछ और भी इधर से आ रहा होगा। वाटर मिलकर के क्वांटिटी काफी बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है, इधर फ्लो भी तेज हो जाएगा।
मैं इसे डबल एरो से दिखा दूंगा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ी हुई है वाटर की, इसका नाम कुछ और होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, मैं इसे और भी डार्क कर दे रहा हूं ये। अब मैं समझता हूं कि आपको बड़े अच्छे से दिख रही होगी ये जलधारा। इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। अब यहां तक तो ये पानी आ गया। क्यों आया है? क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है, एक फोर्स मिल रहा है, यहां तक पानी पहुंच गया। लेकिन इसके बाद अब पानी ये आगे जाए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसके लिए अब एक और सपोर्ट में फैक्टर होगा, वो होंगी वेस्टर्लीज, वो होंगी पछुआ पवनें। अब यहां पूरी तेजी से पछुआ पवनें चल रही होती हैं, वेस्टर्लीज यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, और इतने ही डिग्री पर इधर भी चल रही होती हैं जो बहुत तेज चल रही होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अब यहां से मैं डॉटेड ही दिखा रहा हूं, ये अगर आप देख पा रहे हैं ये डॉटेड दिखा रहा हूं मैं। ये किस नाम से जाना जाता है? नॉर्दर्न ड्रिफ्ट, नॉर्दर्न ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रवाह। ध्यान रखिएगा कि जब भी विंड के फ्रिक्शन से पानी आगे बढ़ रहा होता है उसे ड्रिफ्ट कहते हैं, उसे प्रवाह कहते हैं। तो ये पानी देखिए यहां समझते चलेंगे, फिर गल्फ स्ट्रीम वाला ही पानी है। यहां से विंड्स ने इसे फ्रिक्शन देना शुरू कर दिया। कौन सी विंड्स हैं? पछुआ, वेस्टर्लीज। और पानी यहां आइसलैंड के पास भी आया, आइसलैंड से आकर के कुछ पानी इधर चला गया, इसका नाम अलग जलधारा हो जाएगा। कौन सी? इरमिंग, इरमिंग या इरमिंगिर लिखा मिलता है, इरमिंग जलधारा। और कुछ पानी ये बराबर आगे चल रहा है, नॉर्दर्न ड्रिफ्ट ही है ये सब, और कुछ यहां से भी आ गया क्योंकि आइलैंड से टकराएगा तो घूमेगा। अच्छा, ये सारा पानी मैं राइट हैंड क्यों घुमा रहा हूं? एक मन में बात आ रही होगी कि आपको ये जबरदस्ती है कि इधर ही घुमा रहे हैं सारा पानी, और इधर देख रहे हैं मैंने लेफ्ट हैंड घुमा दिया। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ध्यान रखिएगा, जिधर एरो लगा हो इसे हॉर्स मान लें, इसी के ऊपर बैठ जाएं, फिर जो हमारा लेफ्ट है जो हमारा राइट है वही जलधारा का भी लेफ्ट और राइट है। तो हम यहां देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इधर होगा, लेकिन हम अगर इन जलधाराओं पर बैठेंगे तो हमारा राइट इधर होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, याद रखिएगा, यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सभी जलधाराएं, सभी पवनें अपने राइट हैंड घूमने की टेंडेंसी रखती हैं अकॉर्डिंग टू फेरल लॉ। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की सभी पवनें एवं सभी जलधाराएं अपने राइट हैंड घूमने की टेंडेंसी रखती हैं, जबकि फेरल के नियम के अनुसार ही दक्षिणी गोलार्ध की सभी पवनें, सभी जलधाराएं अपने लेफ्ट हैंड घूमने की टेंडेंसी रखती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जलधारा जो इधर आ गई बिस्के की खाड़ी की तरफ, ये सब जब हम लोग वर्ल्ड रीजनल पढ़ रहे होंगे ना तो ये सारी चीजें आएंगी। बिस्के की खाड़ी कहाँ है? ये स्पेन और फ्रांस के बगल में जो ये बीच में गहरा भाग है यही बिस्के की खाड़ी है। इसका नाम है रेनेले, रेनेले वाटर करंट, रेनेले वाटर करंट। अब देखिए यही पानी अभी और आगे तक गया, अब कहां पहुंच गया है? ये पानी पहुंच चुका है, ये कंट्री है नॉर्वे, कुछ ऐसे रफली। ये नॉर्वे का तट है, नॉर्वे के तट पर पानी पहुंच चुका है। कौन सा? जो पानी इक्वेटोरियल चला था, गल्फ ऑफ स्ट्रीम नॉर्दर्न ड्रिफ्ट के रूप में चला था, नॉर्वे के तट पर पहुंचते ही इसका नाम हो जाएगा नॉर्वेजियन
जलधारा, शॉर्ट में लिख दिया, नॉर्वेजियन जलधारा, नॉर्वेजियन वाटर करंट। पानी कहां से आया? देखिए पूरा रेड कलर है इन सब पर, और रेड कलर कौन सी है? वाह। पानी आया कहां से? सोर्स क्या है? इक्वेटोरियल वाटर है। इक्वेटोरियल वाटर जहां जहां भी जाएगा ये अपने आप में वार्म वाटर करंट होगी। और यहां आपके मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्वे के तट के सभी बंदरगाह कम टेम्परेचर होने के बाद भी खुले रहते हैं। कब कब होगा टेम्परेचर कम? बहुत कम। कब होगा? जब विंटर सीजन होगा। तो विंटर सीजन में तो क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है, यहाँ के सारे बंदरगाह और जगह के जो आसपास हैं वो लॉक हो जाते हैं क्योंकि आइस होगी। लेकिन नॉर्वे और इधर यहाँ तक के बंदरगाह, पोर्ट, बंदरगाह क्या, पोर्ट खुले रहते हैं। क्यों? किसका रोल है? इसी गल्फ स्ट्रीम के पानी का रोल है, क्योंकि ये वार्म है। वार्म है तो इसने यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, तो टेम्परेचर माइनस में नहीं जा पाएगा, और माइनस में टेम्परेचर नहीं जाएगा तो वो जमेगा नहीं, फ्रीज नहीं होगा। ऐसे में पोर्ट खुले रहेंगे। और यही रोक करके एक चीज और बता दूं कि नॉर्वे की सभ्यता इस अक्षांश पर, इस लैटिट्यूड पर, कौन सा लैटिट्यूड है जो यहां से पास हो रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल 66.5। इस लैटिट्यूड पर नॉर्वे की सभ्यता सबसे पुरानी और सबसे डेवलप्ड है। इसीलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा गया है, क्योंकि यहां की सभ्यता सबसे पुरानी है। तो अगर किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी कि रात में भी वहां सूरज चमकता है, दिखता है, तो वो नॉर्वे में रहने वाले लोग ही होंगे, क्योंकि सभ्यता सबसे पुरानी थी। और एक बार नाम दे दिया गया तो वापस नहीं लिया जाता। वैसे मैं क्लियर कर दूं कि नॉर्वे के सामने जो भी आएगा, सब जगह रात में, आधी रात को भी सूरज चमकेगा। यानी कि अलास्का में भी, ग्रीनलैंड में भी, नॉर्वे में भी, स्वीडन में, फिनलैंड में और साइबेरिया में, सब जगह आधी रात को सूरज चमकेगा। 66.5 आर्कटिक सर्कल पर जो भी देश होंगे सब में चमकेगा। लेकिन नॉर्वे को ही मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। उसके लिए कारण यही है क्योंकि इस ड्रिफ्ट ने टेम्परेचर बढ़ाया। लोग बसना चाहे होंगे। क्यों बसना चाहे होंगे? क्योंकि पूरे साल व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के पोर्ट खुले रहते हैं। लोगों के रहने के लिए भी अच्छा होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक होगा। तो इसलिए नॉर्वे की सभ्यता सबसे पुरानी। लेकिन कारण ये पानी है, कारण पानी है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन जाए मेंस में भी जो इससे रिलेटेड हो, उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन पर भी आएंगे, लेकिन पहले अभी बेस क्लियर हो। आइए अब इधर भी देख लें। ब्राजील के तट पर जो चल रही है वाटर करंट, ये ब्राजील वाटर करंट या ब्राजीलियन वाटर करंट। पानी कहां से आया? इक्वेटर। ये आपकी सारी जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की सारी जलधाराएं, अटलांटिक ओशियन की पूरी हो जाती है। कौन सी? केवल वाह। अब देखिए कोल्ड वाटर करंट। कोल्ड वाटर करंट को हम किससे दिखाएंगे? ग्रीन कलर से। ठीक, यहां ये सारे आइलैंड्स हैं, किसके हैं? कनाडा के हैं। यहां टेम्परेचर माइनस में रहता है। माइनस में रहता है तो बर्फ होगी, बर्फ होगी तो वो पिघलेगी भी, मेल्ट भी होगी, मेल्ट होगी तो वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा तो ये एक जलधारा के रूप में आगे चलेगा। जलधारा के रूप में आगे चलेगा। नाम जलधारा का क्या होगा? लेब्राडोर। लेब्राडोर वाटर करंट। कहां से पानी मिला है? पोलर रीजन से। कैसी होगी? ठंडी। और कहां आई? यहां गल्फ स्ट्रीम से मिली।
फिर मन में आ रहा होगा कि इसके एरो ऐसे लगा दिए आपने। हाँ, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो अब एरो देखिए इधर की तरफ है। अगर इसे हॉर्स मान करके बैठना होगा तो हमारा मुंह इधर ही होगा, और इधर होगा तो राइट कौन सा होगा, इधर होगा, राइट। तो ये जलधारा ऐसे ही घूमेगी, लेकिन इसका राइट इधर था तो ये ऐसे घूमी है, और ये सब जो वाटर पोर्शन यहां मिक्स होगा इसका बड़ा महत्व है। ये जो वाटर पोर्शन ये मिक्स हुआ, ये सब देख रहे हैं, मैं अलग कलर से दिखा दिया हूं। ये बैंक बन रहे हैं, बैंक बन रहे हैं। स्पेलिंग यही है पैसे वाले बैंक की। तो बैंक किसे कहेंगे, यहां कौन से पैसे मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे ऐसे। यहां क्या होगा, कोल्ड वाटर करंट, वार्म वाटर करंट जब मिलेंगे तो यहां फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए, या प्लैंक्टन्स कह लें, फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए आदर्श आइडियल कंडीशन होगी। और फाइटोप्लैंक्टन्स को मैं क्लियर कर दूं, दो तरह के होते हैं प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे छोटे एल्गी जैसे पौधे समझिए, और जू प्लैंक्टन्स क्या होंगे, जो इन्हें खाएंगे, मछलियां वगैरह ऐसा। तो फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ गए हैं कोल्ड वाटर करंट और वार्म वाटर करंट मिलने से, तो इन्हें खाने के लिए मछलियां आएंगी, और मछलियां बहुत ज़्यादा आएंगी क्योंकि फूड मिल रहा है। और हम लोग इंसान बहुत चालाक हैं, बहुत होशियार हैं, चालाक शब्द ना कहें, होशियार हैं। हम जान जाते हैं कि मछलियां कहाँ इकट्ठा हो रही हैं, और हम भी पहुंच जाते हैं हाई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें पकड़ने के लिए। तो जहां अब समझेंगे, बैंक किसे कहेंगे, जहां कमर्शियल लेवल पर, व्यावसायिक स्तर पर फिशिंग होती है, मछली पकड़ी जाती हैं, उन जगहों को बैंक कहते हैं। ठीक है, तो यहां लाइन से बहुत सारे बैंक हैं। अब किससे बने हैं, कोल्ड वाटर करंट चलने से। चलते हैं आगे। अब यहीं पर देखेंगे ग्रीनलैंड किसका भाग है, ग्रीनलैंड किसका भाग है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये डेनमार्क का है, बस मैंने डीएम लिख दिया है। डेनमार्क, डेनमार्क ये है दोस्तों, ये डेनमार्क। पॉलिटिकली ग्रीनलैंड भाग है डेनमार्क का, लेकिन ज्योग्राफिकली डेनमार्क पार्ट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो देखिए कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट से कंपेयर कर रहे होते हैं। ये डेनमार्क तो मैंने बता दिया बस, लेकिन किस में आएगा, महाद्वीप में, यूरोप में। तब ऐसे कहेंगे करेक्टली अगर बोलें कि ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से भाग है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, लेकिन ग्रीनलैंड ही पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से भाग है यूरोप कॉन्टिनेंट का। क्लियर। तो यहां भी इधर से आइस मेल्ट होकर के फिर से पानी आ रहा है, इसका नाम ही है डेनमार्क वाटर करंट, डेनमार्क वाटर करंट। और ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में मिल जाती हैं गर्म और ठंडी जलधाराएं, गर्म और ठंडी जलधाराएं। ठीक है, तो ये भी ठंडी जलधारा हो गई। डेनमार्क मैंने लिख दिया है, एरमिंग इसी कलर से लिखा है। अब आगे इधर कोई ठंडी जलधारा नहीं, कोल्ड वाटर करंट नहीं। अब आ जाते हैं यहां, और मैं इस जलधारा के ही लिए कह रहा हूं, इसे पानी कहीं भी पोलर रीजन से नहीं मिलेगा, लेकिन ये जलधारा ठंडी होगी। आइए ये हाफ सर्कल बनाती है, और इसका नाम है कैनरी या कनारी जलधारा। तो ये तो देखें बीच में वार्म वाटर करंट भी है, इतनी दूर से पानी आएगा नहीं, नीचे नीचे भी नहीं आएगा, लेकिन ठंडी है। क्यों है? क्योंकि यहां अपवेलिंग हो रही है। अब यहां समझेंगे अपवेलिंग होती क्या है। यहां से
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से प्रॉब्लम ये आती है कि असल में कॉन्सेप्ट जब अगर ना क्लियर हो तब प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। यहाँ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ट्रेड विंड चल रही है। ट्रेड विंड का भी अपना फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन है तो ऊपर का पानी हटा रही है, ऊपर का पानी हटाएंगी तो नीचे का पानी ऊपर आएगा। दूसरा रीजन क्यों हो रही है अपवेलिंग, अपवेलिंग पहले अपवेलिंग बता देता हूं क्योंकि वो चीज बाद में आए तो कोई फायदा नहीं। अपवेलिंग का मतलब सीधा सीधा है, ऊपर का पानी हटेगा, नीचे का पानी ऊपर आएगा। नीचे का पानी सदा ठंडा होगा, तो ठंडा पानी जब ऊपर आता रहेगा लगातार और वो फ्रिक्शन से चलता रहेगा तो वाटर करंट ही ठंडी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए रीजन क्या होगा, वो है अपवेलिंग। तो एक बन जाता है गायर, ऐसे पानी इस तरह चल रहा है ना, इक्वेटोरियल पानी इधर जाता है, ये सब पानी उधर भी जाता है, फिर यहां से जाता है बड़ी क्वांटिटी में, इधर का भाग ही थोड़ा ऊंचा हो जाता है वाटर लेवल, इसका प्रेशर होता है, प्रेशर होगा तो यहाँ नीचे नीचे पानी, इस प्रेशर की वजह से नीचे का पानी भी ऊपर निकलेगा। दूसरा ट्रेड विंड्स यहां से हटा भी रही हैं, तो ये हुई अपवेलिंग। अपवेलिंग के कारण ही कनारी जलधारा, कनारी वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट बनी है। ये हो गई 3 वाटर करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। 3 वाटर करंट कैसी हैं, ठंडी। आपसे ऐसे भी पूछ लें कितनी वाटर करंट अटलांटिक महासागर में, कितनी वाटर करंट नॉर्थ अटलांटिक में ठंडी है, 3। आ जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर पार कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम एक तो ये देख लें, ये आइलैंड है, कौन से हैं, इनका नाम क्या है, फाकलैंड, फाकलैंड आइलैंड्स, फाकलैंड द्वीप। देखिए ये है तो ठीक ऐसा ही है मामला, ये है तो अर्जेंटीना की टेरिटरी में एक तरह से, लेकिन ये भाग है यूके का। पॉलिटिकली यूके का अधिकार है, लेकिन ज्योग्राफिकली ये अर्जेंटीना के द्वीप है। वो मुद्दा दूसरा है, आते हैं जलधाराओं पर ही। यहां पर कुछ एरो मैंने ये लगाए, और ये एरो भी एक बड़ी राशि जल की है जो चल रही होती है। क्या है इसका नाम, ये है सदर्न ड्रिफ्ट। अलर्ट रहें, नॉर्दर्न ड्रिफ्ट ये है, सदर्न ड्रिफ्ट ये है। नॉर्दर्न ड्रिफ्ट को भी वेस्टर्लीज के फ्रिक्शन से ही आगे चलाया गया, या फ्रिक्शन से ही आगे चली, और इधर सदर्न ड्रिफ्ट भी वेस्टर्लीज के फ्रिक्शन से ही आगे चली है, क्योंकि यहां वेस्टर्लीज ऐसे चल रही हैं और इधर ऐसे चल रही है, डायरेक्शन यही है। तो ये एक बड़ी मात्रा में पानी यहां भी चल रहा होता है, लेकिन ये ठंडी है। नॉर्दर्न ड्रिफ्ट वार्म है, सदर्न ड्रिफ्ट कोल्ड। क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न ड्रिफ्ट को तो वाटर इक्वेटोरियल मिल जा रहा था, लेकिन सदर्न ड्रिफ्ट को कहीं से भी इक्वेटोरियल वाटर नहीं मिल रहा, और ये ठंडी जलधारा है। मैं नाम लिख दूं, सदर्न ड्रिफ्ट। अब देखिए ये पानी कुछ टकराया यहाँ फाकलैंड से, कितना इजी है, ऐसी सब चीजें याद होती जाती हैं। फाकलैंड से टकराएगा तो कुछ पानी इधर चल दिया, जो इधर चला इसका नाम ही है फाकलैंड जलधारा। मैं केवल फाकलैंड लिख दिया, इसका नाम ही है फाकलैंड जलधारा, क्योंकि फाकलैंड आइलैंड से मिलकर ही जो पानी आगे चल रहा है। अब यहां आएंगे, फिर से एक ठंडी जलधारा मिलेगी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी गई है। इसका नाम है बेंगुएला वाटर करंट। इसका नाम है बेंगुएला वाटर करंट। कहां चल रही होती है, देखिए यहां है नामीबिया, नामीबिया कंट्री है ये,
इधर ना समझें, मैं इधर लाइन खींचाऊं। नामीबिया कंट्री, ये कोस्टल लोकेशन पर यहीं चल रही होती है बेंगुएला वाटर करंट। इसके लिए भी मुख्यतः जो रीजन है वो है अपवेलिंग। फिर अपवेलिंग कैसे होगी? इधर से सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ट्रेड विंड्स आएंगी, ऊपर का वाटर हटाएंगी, ऊपर का वाटर हटाएंगे, नीचे से पानी आएगा, नीचे से जो पानी आएगा वो ठंडा होगा। और फिर पहले दिन तो ठीक है, गर्म हो सकती है जलधारा क्योंकि ऊपर का पानी जब घटा होगा, लेकिन अब तो रोज नीचे से आ रहा है ना, नीचे से आएगा, ऊपर का हटता जाएगा, ऊपर भी क्योंकि ठंडा ही है, और ये हो जाती है कोल्ड वाटर करंट। ये कितना बढ़िया है कि वाटर करंट ये चलती जो है, इनके क्या कोई इंपॉर्टेंस है? देखिए, आपसे यूपीएससी में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। जलधाराएं चल रही हैं, बड़े जोर शोर से पढ़ते भी हैं, हम क्वेश्चन बनाते भी हैं, क्या इनकी कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ, अगर जलधाराएं ना चलती तो ये सब पानी ठंडा होता, ये सब पानी भी ठंडा होता, ये पानी गर्म होता, और ज्यादा गर्म होता, ये और ज्यादा ठंडा होता। लेकिन जलधाराओं ने क्या किया? गर्म वाटर करंट जा रही है, ठंडी जगहों पर भी टेम्परेचर पहुंचा रही है, ये ठंडी जलधाराएं भी आ रही हैं, लेकिन ये इसमें मिक्स हो जा रही हैं। तो पूरे वर्ल्ड में इन जलधाराओं के कारण टेम्परेचर कुछ हद तक रेगुलेट होता रहता है, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। तो जलधाराओं का बहुत बड़ा महत्व है, और भी महत्व है बहुत सारे, लेकिन यहाँ क्योंकि टॉपिक मैंने वाटर करंट्स लिया है, उन पर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेंस ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, लेकिन पहले आप लोगों को बेस क्लियर करना होगा, और इस बेस क्लियर कराने में मैं आपका सहयोग करूंगा। गजेंद्र कौशिक पूरा मन से सहयोग करूंगा। आप लोग बस देखते जाएं और समझते जाएं, आगे चलते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।